ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो शुरू था टॉपिक वो एनिमल किंगडम था। एनिमल किंगडम का आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, यानी कि हमारा शुरू था इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी 1-2 लेक्चर हो गए हैं हमारे। तो हम देखेंगे कौन कौन सा बेसिस हमने किया था, कौन कौन सा कैरेक्टर हमने किया था इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था हैबिट एंड हैबिटेट, कुछ हमने किए थे। हैबिट एंड हैबिटेट ये हो गया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया था। ठीक है, फिर हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिमेट्री के बारे में हमने पढ़ा था, शाबाश। सिमेट्री के बाद हमने पढ़ा था जर्म लेयर्स के बारे में, जर्म लेयर्स के बारे में। ठीक है, जर्म लेयर्स के बाद हमने पढ़ा था सीलूम के बारे में। ठीक है, ये 5-6 कैरेक्टर्स हो चुके हैं मेरे हिसाब से प्रीवियस लेक्चर्स में। हैबिट एक, हैबिटेट दूसरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीसरा, सिमेट्री फोर्थ, फिफ्थ वन इज जर्म लेयर्स एंड सिक्स्थ वन इज सीलूम, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कैरेक्टर हमें पेंडिंग है जो हम आज कोशिश करेंगे उनको फिनिश करने की। इसके बाद हमें आता है इसमें बॉडी प्लान। बॉडी प्लान ये रह गया हमारा। ठीक है, देन सेगमेंटेशन रह गया हमारा। देन देयर इज द सर्कुलेशन, देन देयर इज द नोटोकॉर्ड। ये कुछ कैरेक्टर्स जो है जो अभी हमें पढ़ने हैं। तो आज का जो हम देखेंगे दैट इज द बॉडी प्लान। ओके, चलो देखेंगे बॉडी प्लान। बॉडी प्लान यानी कि जो बॉडी है वो किस प्लान से ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, इस बॉडी में हमने पहले देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं करना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हुआ कि कौन से लेवल की है, कौन से ग्रेड की बॉडी है, वेदर वो सेलुलर ग्रेड की है, वेदर वो टिश्यू ग्रेड की है, ऑर्गन ग्रेड की है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की है, वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। लेकिन जब हम बॉडी प्लान की बात करते हैं तो इसमें हम मोस्टली 3 टाइप्स के प्लान पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं बताऊंगा आपको कौन से 3 प्लान हम पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ते हैं नंबर 1 सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ओके, चलो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट, सेल AGG है, एग्रीगेट बॉडी प्लान नंबर 1। सेकेंड टाइप इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द ब्लाइंड सैक। सेकेंड बॉडी प्लान इज नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, एंड थर्ड जो हम देखेंगे इसमें दैट इज नोन एज द ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बहुत इजी है, कोई चीज मुश्किल नहीं है यदि आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, चलो नोट साथ साथ करते रहना। सबसे पहले हम आएंगे जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर ग्रुप्स हैं, एनिमल्स, ये जो फाइलाज हैं, उन फाइलाज को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी प्लान्स। सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के बाद मैं आपको कैरेक्टर बताऊंगा। सेल एग्रीगेट प्लान कैसा है, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कैसा रहता है, एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कैसा रहता है। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा जब आपके सामने एग्जांपल्स रहेंगी पहले। तो चलो बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो जब मैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान देखता हूं तो ये मुझे मिलता है पॉरीफिरास के अंदर। ओनली एक ही फाइलम ऐसा है जिसके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है एंड दैट इज द पॉरीफिरा। ठीक है, मैं लिखूंगा इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज द पोरीफिरा, फाइलम पोरीफिरा। अगर हम बात करेंगे ब्लाइंड सैक की तो ब्लाइंड सैक में हमारे पास जो है 3 फाइलम्स आते हैं। फाइलम फर्स्ट, मैंने हमेशा आपको बोला फाइलम जो इनको सीक्वेंस में याद करो। तो पहला फाइलम इसमें डालेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फाइलम इसमें डालेंगे और बाकी 5th ऑनवर्ड्स
जितने भी फाइलाज हैं उन सब में 2 विद इन 2 बॉडी प्लान है। अगर आपने याद किया होगा कि प्लान ये फाइलाज कितने हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो आपको ये चीज़ें सेग्रीगेट करने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। द फर्स्ट फाइलम दैट इज द पोरीफेरा belongs to the cell aggregate body plan। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ फाइलाज जो है वो किस में आएंगे? ब्लाइंड सेग में। बता मुझे नंबर सेकंड कौन सा है? दैट इज द सीलंट्रेटा। शाबाश। ऑल्सो नोन एज द नेडेरिया। नंबर थर्ड कौन सा है? टिनोफोरा। एंड नंबर फोर्थ कौन सा है? दैट इज द प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिंपल है ना? एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पोरीफेरा में ओनली सेल एग्रीगेट होता है, सीलंट्रेट्स, टिनोफोरास एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान होता है। बाकी जितने भी बचे यहाँ पे कहाँ से लेकर एस्कीहेल्मिन्थेस तो कॉर्डेटास, जितने भी फाइलाज है उन सब में होता है 2 विद इन 2। एस्कीहेल्मिन्थेस तो कॉर्डेटा, ऑल इन सब में क्या है? 2 विद इन 2। देखो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखी हैं। अब एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए, एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए हम आएंगे इलाबोरेटली व्हाट एक्चुअली द सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज। अगर सर आपने बोला कि ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है पोरीफेराज में, तो हम देखेंगे आपको एक्चुअल में क्या है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, देखो ये ऐसा बॉडी प्लान होता है सेल एग्रीगेट जिसमें बॉडी के अंदर नहीं कोई ओपनिंग होती है फॉर फूड एंड नहीं कोई ओपनिंग होती है फॉर डेफिकेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर। ठीक है, बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी सीलूम नहीं है। समझा गया आपको? चलो फॉर एग्जांपल ये पोरीफेराज है, मैं आपको बोलूंगा दिस इज द पोरीफेरा, कोई भी पोरीफेरा है ये। ठीक है, ये इसकी ऊपर वाली ओपनिंग होती है, लेकिन इसको हम माउथ यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ठीक, ये एक ओपनिंग होती है, किस लिए? इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ पे ऐसे, इन छेद को हम बोलते हैं ओस्टिया। दीज आर नोन एज ओस्टिया। ये ओस्टिया किस लिए होता है? क्योंकि ये पोरीफेरा जो है ये एक्वाटिक है और ये वाटर में रहते हैं। बॉडी में सिर्फ ये छेद होते हैं, ओपनिंग होते हैं फॉर इन करंट ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर है, ये वाटर जो है इसके अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है थ्रू ओस्टियाज, और यही वाटर जो है ओस्टिया से अंदर आके ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। तो ऑस्क्यूलम किस लिए होता है? एग्जिट ऑफ वाटर। एग्जिट ऑफ वाटर। ओस्टिया किसके लिए होते हैं? एंट्री ऑफ वाटर। समझाया आपको? तो यहाँ पे आपको कोई भी माउथ नहीं दिखेगा, नो माउथ, नो एलिमेंट्री कैनाल, कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, नो एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी हैज नो ओपनिंग, या एलिमेंट्री कैनाल हैज नो ओपनिंग। जब एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होगा तो माउथ कहां से होगा? नो माउथ, नो एनस, कोई माउथ नहीं, कोई एनस नहीं, कोई सीलूम नहीं, कोई बॉडी कैविटी नहीं। ठीक है, तो ऐसे बॉडी प्लान को हम नाम देते हैं सेल एग्रीगेट। तो सर अगर इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो आप मुझे बोलो डाइजेशन कैसे होती है इसमें? फूड तो चाहिए इसको, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, फूड तो चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप है, तो ये डिपेंड है दूसरे एनिमल्स पे, उसको अपना फूड खुद ही बनाना पड़ता है, अपना फूड खुद ही लेना पड़ता है, उसको खुद ही डाइजेशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जो ओस्टियाज के पोर्स होते हैं, जो ओस्टिया के लेयर होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे सेल्स की एक लेयर बैठी है इन द इनर वॉल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सेल्स की एक लेयर बैठी है, इन सेल्स को हम नाम देते हैं क्वानोसाइट्स। याद रखना, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। ये क्वानोसाइट्स वाटर की, जब वाटर यहाँ से अंदर आया था, इस वाटर के साथ कुछ फूड भी था, और ये फूड जो है यहाँ पे ये जो क्वानोसाइट्स होते हैं, इन क्वानोसाइट्स के यहाँ पे एक फ्लैजिला होता है,
टेल जैसी होती है, दुम जैसी होती है, ठीक है, ये पूंछ जैसी होती है। इस पूंछ से ये इस फूड मॉलिक्यूल को अपने सेल्स के अंदर लाते हैं। ऐसे आ गया ये फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर, ये फूड मॉलिक्यूल आ गया सेल के अंदर। नाउ यहाँ पे सेल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और जैसे ही सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे, जो भी फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल के अंदर था वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होगा। तो मुझे बोलो, जब सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन विद इन द सेल। अगर सेल के बाहर किसी कैविटी में डाइजेशन होगी या एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगी, तो सेल्स अपना जो एंजाइम्स हैं, अपना जो सिक्रीशन है, वो डायरेक्टली बाहर सिक्रेट करेंगे, यानी कि अपने बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर, बॉडी सेल बाहर करेगी प्रोड्यूस कैविटी के अंदर, तो फिर उस कैविटी में डाइजेशन होगी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगी, तो उस डाइजेशन को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, डाइजेशन आउटसाइड द सेल। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डाइजेशन अकर्स विद इन द सेल, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर उन सेल्स का नाम क्या है? कवानोसाइट्स। मैं बोल सकता हूं these cells are responsible for the digestion, these cells are responsible for the digestion and the digestion which occurs inside the cell। ऐसी डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है उसको हम नाम देते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। याद रखना, these cells are also known as the collar cells। एनसीईआरटी ने टर्म लिखा है These are also known as collar cells। कल मुझे कोई बच्चा पूछेगा सर आपने बोला इसलिए कॉलर सेल्स, ठीक है, तो इसलिए तो कवानोसाइट्स बोलो या कॉलर सेल्स बोलो, ये सेल्स के अंदर जो ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, यह उस वाटर के साथ फूड मॉलिक्यूल्स भी एंटर करते हैं, और ये फूड मॉलिक्यूल्स जो है इन सेल्स के पास फ्लैजेला होते हैं, पूंछ होती है, उस फ्लैजेला से ये उसको घुमा फिरा के फूड को अपने अंदर लाते हैं, और वहाँ पे ही उन सेल्स के अंदर ही फूड की डाइजेशन होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ये ऐसा बॉडी प्लान है जो सिर्फ पोरिफेरास के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है ऑर्गेनिज्म में, कोई माउथ नहीं होता है, कोई एनस नहीं होता है, बल्कि जो डाइजेशन होती है वो सेल्स के अंदर होती है। उसको नाम देते हैं हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। उन सेल्स का नाम क्या है? कवानोसाइट्स, आल्सो नोन एज द कॉलर सेल्स। क्लियर? शाबाश। चलिए ब्लाइंड सैक पे आएंगे। अब देखो, ब्लाइंड सैक मैंने आपको पहले बोला ये सीलेंट्रेटास में पाया जाता है, टीनोफोरास के अंदर भी यही होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी यही होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी प्लान जो है ये थोड़ा सा एडवांस है देन दैट ऑफ द पोरिफेरास, देन दैट ऑफ द सेल एग्रीगेट। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दिस इज a little advanced than सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट से ये थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नेम द फर्स्ट फाइलम। फर्स्ट फाइलम का नाम बोलो जिसमें पहली बार सेल एग्रीगेट ब्लाइंड सैक वाला बॉडी प्लान डेवलप हो गया है, उसका नाम था सीलेंट्रेटास। क्लियर? शाबाश। तो क्या होता है सीलेंट, यह चलो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको बोला सीलेंट्रेटा, हम हाइड्रा की ही एग्जांपल लेंगे। ये मान लो ये हाइड्रा है, जिस द हाइड्रा, मैं आपको बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, ये हाइड्रा है, हाइड्रा इज द फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट। इस हाइड्रा के यहाँ पे टॉप पे एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग अंदर आके खुल जाती है, ऐसे ओपन हो जाती है। आपको क्या लगता है ये टॉप वाली जो है ये माउथ होगा और यहाँ पे इसकी दूसरी साइड में एनस होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, उसके टॉप पे, उसके एंटीरियर पोर्शन पे सिर्फ एक ही ओपनिंग हो जाती है, और इसी ओपनिंग के अंदर, इसी ओपनिंग के थ्रू जो है फूड एंटर होता है। और ये फूड जब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है, जब इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहुंचता है ये फूड यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। और डाइजेशन होने के बाद इस फूड को क्या बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बन के इसी आउटपुट, इसी पोर से बाहर निकलता है। दैट मीन्स अजीब सी कहानी लगती है,
बॉडी में सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से फूड भी आता है और इसी ओपनिंग से पोटी भी बाहर जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर जाता है ना। मतलब अजीब सा सुनने में लगता है ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, ये मेरे टेंटाकल्स हैं हाइड्रा के, तब जाके आपको ये हाइड्रा दिखेगा, ठीक है। तो जब मैंने ये हाइड्रा का आपको बोला तो इसके बॉडी में सिंगल ओपनिंग है, दैट मीन्स जिस बॉडी में सिंगल ओपनिंग होगी ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। पॉइंट टू बी रिमेंबर यहाँ पे, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। देखो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो बॉडी है इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है और इसी ओपनिंग से फूड भी अंदर आता है और इसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड मैटर भी बाहर चला जाता है, वेस्ट भी बाहर जाता है। तो हम बोल सकते हैं द डाइजेशन द एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट। तो क्या इनकम्प्लीट मीन्स क्या हुआ? एक सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में और ये सिंगल ओपनिंग एक्ट करता है बोथ माउथ एज वेल एज एनस। सेपरेट माउथ नहीं है, सेपरेट एनस नहीं है, सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग से फूड भी अंदर जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर जाता है। तो बोल सकता हूं दिस इज अ सिंगल ओपनिंग व्हिच एक्ट्स बोथ माउथ एज वेल एज एनस। माउथ इज फॉर एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल while as anus is for the same pore is for the एग्जिट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। समझ आ गया बेटा आपको? सिंपल है, क्लियर है, समझ आया आपको? तो ऐसा बॉडी प्लान जो है ये आपको देखने को मिलेगा सीलेंट्रेटास के अंदर, टीनोफोरा के अंदर एंड प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर। सिंपल, ओके, शाबाश। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, सिंगल ओपनिंग, एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एंड्स। बॉडी जो प्लान नंबर थर्ड, दैट इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। सिर्फ एक ही फाइला ऐसा था जिसमें सेल एग्रीगेट था, दैट इज द पोरिफेरा। 3 फाइलम्स ऐसा था जिसमें ब्लाइंड सेक था बॉडी प्लान, ठीक है। और बाकी 4, 3 और 1 हो गए 4, ठीक है। बाकी 7 जो बचे फाइलास वो सब ने डेवलप किया है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मीन्स क्या होता है? यहाँ पे पर्टिकुलरली एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलूम। बॉडी कैविटी के अंदर दूसरा ट्यूब भरा होता है। समझा गया आपको? ये मेरा पेन है, मार्कर पेन, अगर इसको खोलता हूँ अंदर से मुझे कैविटी दिखेगी, उस कैविटी के अंदर इसका रिफिल भरा होगा। समझाया आपको? तो रिफिल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो बाकी इसका प्लास्टिक वाला कवरिंग है बाहर से, दैट इज द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के जो वॉल्स हैं वो अंदर से कैविटी बनाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो इट इज मोर एडवांस्ड देन दैट ऑफ द सेल एग्रीगेट एंड ब्लाइंड सेक। मोर एडवांस्ड टाइप बॉडी प्लान। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि बोलो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, एनिमल किंगडम के अंदर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में कौन सा बॉडी प्लान देखा गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए ट्यूब विद इन ट्यूब, जो एस्कीहेल्मिंथेस से शुरू हो गया था बनना और कॉर्डेट्स तक कंटिन्यू रहा। समझ आ गया आपको? तो ऐसा भी एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसने सबसे पहली बार जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है डेवलप किया था? तो आपका आंसर आना चाहिए था एस्कीहेल्मिंथेस। एस्कीहेल्मिंथेस से ही शुरू हो गया, कॉर्डेट्स तक जाता है। तो एस्कीहेल्मिंथेस जो है, दीज आर द फर्स्ट phylum to develop ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर? शाबाश। अब हमें देखना है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है। देखो मैं आपको ह्यूमन्स के ह्यूमन्स के एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम कॉर्डेटा में आते हैं। तो जब मैं आपको ह्यूमन्स के एग्जांपल दूंगा, ह्यूमन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो आपको उससे एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी एक्चुअल में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है क्या। सिंपल जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्या है इसका माउथ, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल
अब बीच में स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होता है, वो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल ट्यूब जैसा बनाऊंगा। मुझे यहाँ पे दिखाना है आपको, इसके दो एंडिंग होते हैं, टू ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ एंड सेकेंड ओपनिंग इज नोन एज एंस। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है हमारे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, वन एक्ट्स एज माउथ, सेकेंड एक्ट्स एज एंस। वन एक्ट्स एज माउथ एंड सेकेंड एक्ट्स एज एंस। ऐसे बॉडी प्लान को हम नाम देते हैं कंप्लीट, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को हम नाम देते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला कैरेक्टर जो है इस ट्यूब विद इन ट्यूब का, दैट इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है। नंबर सेकंड क्या है, कंप्लीट किसको हम बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग्स। इस एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग होते हैं, कौन कौन सा, वन इज नोन एज माउथ which is for ingestion of food and second is known as the terminal opening, terminal जिसको हम बोलते हैं एनस। तो यहाँ पे एंटीरियर में माउथ होता है और पोस्टीरियर में एनस होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही बड़ी डिफ्रेंसिएशन मिलता है विद द बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक में क्या होता था, एक ही ओपनिंग होती है एंटीरियर साइड पे और वही एक्ट करता है एज वेल माउथ एज वेल एज एनस। यहाँ पे दो डिफरेंट पोर्शंस पे दो डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं, दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। एक रहता है इंजेशन के लिए, दूसरा रहता है इजेशन के लिए। समझ आ गया आपको बेटा, शाबाश। नाउ तीसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, अगर यहाँ पे डाइजेशन होती थी इनसाइड द सेल, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं था, अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बराबर प्रेजेंट है, तो डाइजेशन जो है वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रासेलुलर मींस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मींस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे डाइजेशन होती है इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जो सेल्स यहाँ पे बैठे हैं वो सेल्स डायरेक्टली अपना डाइजेस्टिव जूसेस, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अपने डाइजेस्टिव केमिकल्स सिक्रीट करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, फिर इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होती है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये ऐसा बॉडी प्लान है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, दो ओपनिंग्स होती हैं, एंटीरियर माउथ, टर्मिनल एनस एंड डाइजेशन अकर्स इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेशन होती है इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स outside the cell, that means within elementary canal, within elementary canal। ये बेटा आपको समझ में आ गया। कुछ ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्यूब विद इन ट्यूब जो है ये फाइंड होता है एसके हेलमिंथेस में, कॉर्डेट्स में। हाँ, मोर एडवांस्ड टाइप बॉडी प्लान है ये तीनों में। सबसे पहले पाया गया था कि इनके अंदर एसके हेलमिंथेस के अंदर बॉडी में देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, सेपरेट माउथ, सेपरेट एनस प्रेजेंट होता है। सेल्स जो है वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो इसीलिए जो डाइजेशन होती है वो इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। समझ आया बेटा आपको, क्लियर, सिंपल से याद रखो। अच्छा यहाँ पे सर आप बोलो ब्लाइंड सेक में अगर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, सिंगल ओपनिंग है, तो जो डाइजेशन है वो सेल्स के अंदर होती है या वो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है। यहाँ पे एक पॉइंट आप मैं भूल गया आपको बोलना, यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखना, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो पार्टली इंट्रासेलुलर है और पार्टली एक्स्ट्रासेलुलर है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइलम सीलेंट्रेट्स, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा इनकी डाइजेशन कैसे होती है, पार्टली सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो यहाँ पे लिखना जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ आ गया आपको। इसलिए हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो है वो ध्यान से देखना अच्छे से। सेल एग्रीगेट में नो एलिमेंट्री कैनाल, सेल्स डाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेल नोन एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, कुछ डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है और कुछ डाइजेशन यहाँ पे सेल्स के अंदर होता है।
तो डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। बात करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब की, तो यहाँ पे कोई भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होते क्योंकि वेल मॉडिफाइड एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही डाइजेशन होगा। ओके बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। अब हम आएंगे सेगमेंटेशन पे, द सेकंड कैरेक्टर इसका, जल्दी से करो, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो। हो गया, चलो शाबाश। जल्दी से इस यूनिट को फिनिश करना है। चलो बेटा सेगमेंटेशन पे आएंगे। सेगमेंटेशन को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, कभी कभी मेटामेरिज्म इसको हम बोलते हैं। इसको हम बेटा बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मीन्स हो गया बॉडी जो है वो डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, ठीक है। बॉडी जो है वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स जो है किसी एनिमल में, किसी फाइलाज में, किसी ग्रुप्स में आउटसाइड दिखते हैं एज वेल एज इनसाइड, अंदर से भी होती है। लेकिन कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बाहर से ही है, और कई एनिमल्स ऐसे जिसमें सिर्फ अंदर से ही है, बाहर से दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये आउटर साइड से भी होते हैं एज वेल एज इनर साइड से भी होते हैं, आउटर एंड इनर सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एनालिडास की एग्जांपल दूंगा। ये एक वर्म है, ये अर्थवर्म है। जब अर्थवर्म की बॉडी देखते हो तो इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे बाहर से, ऐसे। ये जो सेगमेंट्स हैं, दीज आर द सेगमेंट्स। ये बॉडी के छोटे छोटे सेगमेंट्स ये मिलके एक पूरा बॉडी बनाते हैं। दीज सेगमेंट्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द होल बॉडी। इनके साथ एनालिडास। तो इन्हीं सेगमेंट्स को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज द मेटामर्स। याद रखना, दीज सेगमेंट्स आर आल्सो नोन एज द मेटामर्स। These metamers in some animals, ये मेटामेरिज्म इतना हाईली डेवलप्ड होता है कि ये मेटामेरिज्म जो है ये मिल के जो ज्वाइन होके गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ ये सेगमेंट्स मिलते हैं और ये बनाते हैं पूरी बॉडी, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से काटोगे, ऐसे कट सेक्शन लेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे हम ऐसे। जब इसने आपने अर्थवर्म को ऐसे काटा तो आपको अंदर से भी ये सेगमेंट दिखेंगे ऐसे। ये आपको सेगमेंट है, ये सेक्शन, इसके अंदर से भी आपको दिखेंगे ऐसे सेगमेंट्स, इंटरनल सेगमेंट्स एज वेल एज एक्सटर्नल। बाहर से भी दिख रहे थे और अंदर से भी दिख रहे हैं, इंटरनल सेगमेंट्स। समझ आ गया बेटा आपको? तो ये मोस्टली रहता है एनालिडाज में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें बिल्कुल भी सेगमेंटेशन है ही नहीं। तो इसीलिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मेटामेरिज्म, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ मेटामेरिज्म हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। शाबाश, इसका ये देख लेना आप। हाँ, सेगमेंट्स आर आल्सो नोन एज द मेटामर्स। इसको मैं रब करता। तीन ग्रुप्स में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। शाबाश। इसमें आता है नंबर 1 अनसेगमेंटेड एनिमल्स। अनसेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। और नंबर 2 इनको हम बोलते हैं सीडो मेटामेरिज्म। सीडो मेटामेरिज्म। एंड 3rd वन इसको हम बोलते हैं यू मेटामेरिज्म।
समझ आ गया आपको? शाबाश। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है? अनसेगमेंटेड, यू मेटामेरिज्म एंड सीडो मेटामेरिज्म। देखो अनसेगमेंटेड होता है सिंपली ऐसे एनिमल्स जिनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, नो सेगमेंटेशन एट ऑल, नो मेटामेरिज्म, नो मेटामेरिज्म इज फाउंड। कोई भी मेटामेरिज्म नहीं है, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, बॉडी इज विदाउट सेगमेंटेड, बॉडी इज विदाउट सेगमेंटेशन, बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गया बेटा आपको? शाबाश। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे, चलो हम पहले से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इसके एग्जांपल क्या है? पोरीफेरा, कोई सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। नंबर 2 आपको मिलेंगे इसमें, नंबर 2 फाइलम कौन सा है? सीलेंट्रेटा, कोई सेगमेंटेशन नहीं है। नंबर 3 फाइलम कौन सा है? टीनोफोरा, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है। एंड नंबर 4 इज प्लेटी हेलमेंथीज, फ्लैट वर्मस, कोई भी सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, दे आर अनसेगमेंटेड। एंड आल्सो देयर आर द राउंड वर्मस, एस्की हेलमेंथीज, ठीक है। देखो फ्लैट वर्मस में जो ये प्लेट है यहाँ पे है, इसमें एक एक्सेप्शन है जो आता है सीडो मेटामेरिज्म में। मैं अभी समझाऊंगा आपको सीडो मेटामेरिज्म क्या है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है दैट इज द टीनिया, जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म। इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज द टेप वर्म। टेप वर्म में सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके सेगमेंट्स सिर्फ अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, लार्वल स्टेज में नहीं होते हैं। यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बेबीज में, उनके यंग वन्स में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती है। ऐसे सेगमेंटेशन को हम नाम देते हैं सीडो मेटामेरिज्म। समझ आ गया आपको पॉइंट? क्या बोला मैंने? तो सीडो सेगमेंटेशन क्या होती है? दिस इज नोन एज द फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन, जो सेगमेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म है, दिस इज टेप वर्म, इसमें आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, दीज आर द सेगमेंट्स, लेकिन ये सेगमेंट सिर्फ आपको अडल्ट्स में देखने को मिलेंगे। समझ आ गया आपको? अगर ये टेप वर्म है, लिखूंगा यहां पे सीडो मेटामेरिज्म मीन्स फॉल्स मेटामेरिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन मीन्स सेगमेंटेशन और only found in adult stage. नंबर 1, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती है ऑर्गेनिज्म में। ये ऑर्गेनिज्म जब बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तब जाके इसमें सेगमेंटेशन आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नो सेगमेंटेशन इन एम्ब्रियो। जो इसका एम्ब्रियो होता है, जो इसका ऑफस्प्रिंग होता है, उसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होती है। एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा सीडो सेगमेंटेशन में। सीडो सेगमेंटेशन में जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स जो है ये अलग अलग काम करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट ईच अदर, सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। ये सेगमेंट जो है अगर ये लॉस भी हो जाएगा तो बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बॉडी ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है, ये सेगमेंट अपना फंक्शन खुद ही करता है। यानी कि ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन फंक्शन। अगर ये बॉडी से सेपरेट भी हो जाएगा तो बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सीडो मेटामेरिज्म। यानी कि ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है। समझ आया बेटा आपको? क्लियर हुआ पॉइंट? शाबाश। तो इसकी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जांपल जो है टेप वर्म, दैट इज टीनिया सोलियम।
टेफरम इसका कॉमन नेम है और इसका साइंटिफिक नेम है टीनियस सोलियम, ठीक है। दिस इज द, ये प्लेटिहेल्मिंथेस के ग्रुप में आता है। प्लेटिहेल्मिंथेस खुद क्या है, एक्चुअल में दे आर अनसेगमेंटेड, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं, वो जो आता है सीडो मेटामेरिज्म में, ट्रू मेटामेरिज्म में नहीं आता है वो। चलो कम ऑन थर्ड पॉइंट, यू मेटामेरिज्म। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था, जब भी बायोलॉजी में यू आता है, ई यू, इसको हम बोलते हैं ट्रू या सिंपली वेल डेवलप्ड सेगमेंट्स, ट्रू सेगमेंटेशन, वेल डेवलप्ड सेगमेंटेशन। समझ आ गया आपको बेटा, क्लियर। नो इसकी कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे, कैरेक्टर्स फीचर्स। अगर यहां पे हम देखते थे सेगमेंट्स आर ओनली फाउंड इन एडल्ट्स, यहां पे सेगमेंट्स बोथ एडल्ट्स एज वेल एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहे। मैं लिख सकता हूं कि जो सेगमेंट्स होते हैं इन केस ऑफ द यू मेटामेरिज्म दे डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज। याद रखना, मैं लिखूंगा यहां पे सेगमेंटेशन डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डेवलपमेंट होती है स्टार्ट। फॉर एग्जांपल ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म का जब बेबी देखोगे, बच्चा देखोगे, तो उसमें भी बराबर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हाँ और एक चीज यहां पे क्या बोला मैंने, ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहां पे हर एक सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहां में ईच सेगमेंट इज डिपेंड ऑन ईच अदर, यहां पे ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं वो, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंड नहीं होते हैं वो, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं हम, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ईच सेगमेंट इज इंटर डिपेंडेंट। याद रखना, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट मीन्स ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको सेपरेट भी करो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया आपको, इंडिपेंडेंट। और इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक सेगमेंट अगर है तो ये दूसरे सेगमेंट पे भी डिपेंड है, तीसरे सेगमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। ये सेगमेंट आपस में डिपेंड है क्योंकि ये सेगमेंट मिला के एक दूसरे के साथ फुल बॉडी बनाते हैं। अगर कोई सेगमेंट बॉडी से ब्रेक हो जाएगा तो बॉडी का एक कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे मुझे बोलो आप इसकी एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यू मेटामेरिज्म। देखो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है एनेलिडास के अंदर, एनेलिडास, क्लियर, एंड देन आर्थ्रोपोडा, एंड देन कॉर्डेटास। याद रखना तीन फाइलाज में मोस्टली हमें देखने को मिलेगा यू मेटामेरिज्म ज्यादा जिनमें डेवलप है, दैट इज द एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटास में जनरली जो है वो इंटरनल होता है, बाहर से हमें नहीं दिखता है। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेटास में हमें बाहर से सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है। आप बोलोगे ह्यूमन बीइंग में बाहर से कैसे सेगमेंट्स तो है ही नहीं, स्किन प्लेन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिब्स, ठीक है। तो अगर हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, ये होते हैं इंटरनल बॉडी के अंदर सेगमेंट्स, ठीक है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, ये होता है एक्सटर्नल, बाहर से। आर्थ्रोपोडास का अगर आप देखोगे एक्सोस्केलेटन, उसमें आपको देखने को मिलेंगे सेगमेंट्स। क्या लिखा था मैंने, आर्थ्रोपोडास में क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अगर हम एनेलिडास की बात करेंगे तो एनेलिडास के अंदर जो है ट्रू सबसे वेल डेवलप्ड जो मेटामेरिज्म है, ट्रू मेटामेरिज्म एनेलिडास में पहले डेवलप किया गया था यहाँ पे। तो इसमें बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ये पॉइंट याद रखना। समझ आया बेटा आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल्स याद रखने हैं। अनसेगमेंटेड क्या होता है, इसमें एग्जांपल क्या है, सीडो मेटामेरिज्म क्या होता है, इसमें क्या है, एंड यू मेटामेरिज्म मींस ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है और एग्जांपल्स कौन कौन से इसमें आते हैं। समझ आ गया बेटा आपको, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन भी। अब आएंगे हम सर्कुलेशन पे। ओके बेटा, चलो सर्कुलेशन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। हो गया,
शाबाश। नो सर्कुलेशन पे आएंगे, जल्दी से फिनिश करना है आज इसको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम फिनिश करेंगे आज। रिवाइज करते रहना बेटा लेक्चर्स को। जो भी आप पिछले वाले लेक्चर आपने लगाए हैं उनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर किसी ने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवाइज करो, देन जाके नेक्स्ट क्लास लगाने आ जाओ। नहीं तो अगर रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज के बगैर आप आओगे तो बिल्कुल भी आपको अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलो सर्कुलेशन की बात करेंगे। पढ़ा होगा आपने एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, सर्कुलेशन मीन्स द पाथ ऑफ ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, लिम्फ होता है, ब्लड होता है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। समझ आया बेटा आपको? शाबाश। सर्कुलेशन की बेस पे यहाँ पे आपको सर्कुलेशन का वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, फिर हार्ट पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर आर्टरी पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हमें जनरल एक आइडिया में पढ़ना है कि एनिमल्स के अंदर जो है पूरा एनिमल किंगडम, उसमें कितने टाइप्स के सर्कुलेशन फाउंड किए जाते हैं। देखो पूरे एनिमल किंगडम में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन फाउंड किए गए हैं। वन इज नोन एज द क्लोज टाइप सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज नोन एज ओपन टाइप सर्कुलेशन। क्लोज टाइप सर्कुलेशन एंड ओपन टाइप सर्कुलेशन। जब हम बात करते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन की, सबसे पहले जो फर्स्ट एनिमल था एनिमल किंगडम में जिसमें पहली बार क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन डेवलप किया गया था, उनका नाम था एनेलिडाज। पहले मैं एग्जांपल्स दूंगा ताकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा उस एनिमल का माइंड में। तो एनेलिडाज जो है इसमें फाउंड होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एनेलिडाज के अलावा इसमें आते हैं ऑल कॉर्डेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। समझा गया आपको? और एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो एक्चुअली एज अ फाइलम अगर हम बात करेंगे तो उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। लेकिन उस फाइलम के अंदर एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा ग्रुप है जो एज अ फाइलम आता है किसमें? ओपन टाइप में। लेकिन उसके अंदर एक ग्रुप है जिसके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, उसको हम नाम देते हैं सिफेलोपोडा। दैट इज द क्लास ऑफ मोलस्का, सिफेलोपोडा ग्रुप। तो यहां पे आप याद रखोगे दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मोलस्कन्स। ऑल मोलस्कन्स हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, बट देयर इज अ ग्रुप व्हिच इज नोन एज द सिफेलोपोडा, एक्सेप्शन ऑफ किसका? मोलस्का, विच हैज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। समझाया बेटा आपको? क्लियर? फिर बात रही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन में होता है? आर्थ्रोपोडा, शाबाश। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्कन्स के अंदर, शाबाश। फिर क्या बचा हमारे पास? इकाइनोडर्मेटा। फिर क्या बचा हमारे पास? हेमिकॉर्डेटा। ओके, हेमिकॉर्डेटा भी है ना एक फाइलम। क्लियर? कॉर्डेटा किस में आएगा? क्लोज टाइप सर्कुलेशन में, और ओपन टाइप में आएंगे ये 4। समझाएगा आपको? एज ए फाइलम मोलस्का आएगा ओपन में, लेकिन इसमें एक क्लास है दैट इज ए सिफेलोपोडा जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन बियर करता है। अब क्या बचा हमारे पास? आर्थ्रोपोडा भी आया, मोलस्का भी आया, इकाइनो भी आया, हेमिकॉर्डेटा भी आ गया, एनेलिडास भी आ गया, कॉर्डेट्स भी आ गए। अब बचा फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। वो किस में लेंगे हम? पोरीफेरा, शाबाश। और क्या बचा? सिलेंट्रेट्स। और क्या बचा? टिनोफोरास, शाबाश। और क्या बचा? याद है? प्लेटिहेल्मिन्थीज। और क्या बचा? एस्कीहेल्मिन्थीज। सर ये किस में आएंगे? ओपन में आएंगे या क्लोज में आएंगे? these phylas have no circulatory system. इनमें सर्कुलेशन डेवलप नहीं हुआ। अगर आप चालाक बच्चे होंगे, मैंने अभी आपको बोला कि Annelida was the first phylum
एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम एनेलिडा है जिसने पहली बार जो है डेवलप किया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इन बॉडी, फर्स्ट एनिमल इन एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा। बाकी इससे पहले जितने भी थे, इससे पहले क्या था, एस्कीहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा, सिलेंट्रेट्स, पोरिफेरा, नो सर्कुलेशन सिस्टम, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं है, याद रखना। ओके, चलो अब हम आएंगे यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में। सिंपल याद रखो आप, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, दिस इज हार्ट। जब हार्ट बॉडी से ब्लड पंप करेगा, मैंने आपको पढ़ाया है सर्कुलेशन में, अगर आपको याद होगा, अगर आपने रिवाइज करके आए होंगे मेरे टॉपिक्स, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। हार्ट जब ब्लड करता है पंप, तो ये ब्लड जो है एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल से निकलता है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो इसके हार्ट के ऊपर लगा होता है ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल के बॉडी पार्ट्स को जाता है। दैट मीन्स जो यहाँ पे बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी का टिश्यू है, इसमें यहाँ पे सेल्स हैं। जब ये ब्लड वेसल ये हार्ट से निकलेगा, जैसे ये इस टिश्यू के पास पहुंचेगा तो ये इस टिश्यू के अंदर जाएगा एज कैपिलरी बन के, ऐसे। ब्लड जो है वो बिल्कुल भी इन ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, याद रखना। ब्लड जो है ये इसके अंदर ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल दिस द ब्लड, ये हार्ट ने पंप किया, इसको पंप किया ब्लड वेसल के अंदर ही। ये ब्लड वेसल जब यहां पे टिश्यू के पास पहुंची, दिस इज द टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसके अंदर सेल्स बैठे हैं। तो ये ब्लड जो है ये एक फ्लूइड बाहर भेजता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ये अपना जो मटेरियल है वो बाहर भेजता है, और वो मटेरियल ये सेल्स लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, और फिर वही न्यूट्रिएंट्स ये सेल्स कंज्यूम करके यहाँ से ऑक्सीजन कंज्यूम करके यहाँ से वापस क्या देंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, फिर यहां से ये वापस आके वेन के थ्रू डीओबी वापस चला जाता है। मुझे यहां पे वो नहीं पढ़ाना है, मुझे यहां पे बताना है आपको कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ब्लड इज कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल, ब्लड इज कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स, तीनों को मिला के बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये ब्लड जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, सेल्स के साथ डायरेक्ट टच नहीं करता है, सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, ठीक है। यानी कि कन्फाइंड मीन्स हो गया विद इन, इसके अंदर ही रहता है। ब्लड डू नॉट कम आउटसाइड द वेसल्स, ब्लड डू नॉट टच द सेल्स, ये पॉइंट ठीक रहेगा, डू नॉट डायरेक्टली टच विथ सेल्स। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एनेलिडास एंड ऑल कॉर्डेटास के अंदर। बात करेंगे ओपन टाइप की। ओपन टाइप में जस्ट इसके अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट है, हार्ट से कई ऑर्गेनिज्म में कुछ एक ब्लड वेसल निकलते हैं, एओर्टा उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। यहां तक तो ब्लड वेसल्स में ब्लड रहता है, लेकिन जब ये टिश्यूज के पास पहुंचता है, ये सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है टिश्यूज, तो ये यहाँ पे ब्लड छिड़कता है ऐसे ही, यानी कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो आता है इन सेल्स के कांटेक्ट में चला जाता है, और जो भी इनको देना होता है सेल्स को वो डायरेक्ट ब्लड इनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लड इज नॉट कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल, पहली पॉइंट। ब्लड जो है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता है, बल्कि वो ब्लड जो है डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद सेल्स में आता है, और फिर यही ब्लड वापस निकलता है यहाँ से, क्योंकि ब्लड वेसल है ही नहीं, ये ब्लड इस सेल से वापस निकलेगा, इन टिश्यू से वापस निकलेगा, और धीरे धीरे ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा इनटू द हार्ट, वापस चला जाएगा हार्ट के अंदर। ऐसे समझाएगा मैंने आप पॉइंट। शाबाश, मैं लिखूंगा पहला पॉइंट यहाँ पे, क्या लिखूंगा पहला पॉइंट, ब्लड इज not circulated
विद इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव नहीं कर रहा है, बल्कि मैं क्या लिखूंगा और यहाँ पे ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स। ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है सेल्स के साथ। क्लियर? ब्लड जो है इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द सेल्स। समझ आया बेटा आपको? ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये आपका मैकेनिज्म है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक पे हम आएंगे, दैट इज द नोटो कार्ड। 2 मिनट का खेल है, जल्दी से करो, इसको हम फिनिश करेंगे आज। शाबाश। नोटो कार्ड, ओह शाबाश, हो गए बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। हो गया? चलो समझ आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। कोई भी डाउट अगर होगा तो मुझे कमेंट्स में बोला करो। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, शायद आपको समझ ही नहीं आता है कुछ, इसलिए आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो कमेंट्स में। ठीक है, चलो लास्ट वन शायद मेरे ख्याल से 8th है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th है ये, 10th करेक्टर। 10 हमने पढ़े हैं। क्या है नाम इसका? नोटो कार्ड। सबसे पहले आपको समझना है नोटो कार्ड क्या है। नोटो कार्ड जो है ये बॉडी में एक डंडी जैसी होती है, ए सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द बॉडी, जो बॉडी को सपोर्ट करता है। जिस एनिमल्स में ये प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी आपको ऐसे इरेक्टाइल देखेंगी, खड़े देखेंगे। समझ आ गया आपको? जिसके बॉडी में नोटो कार्ड नहीं होगा तो वो एनिमल जो है रेंगते रेंगते जा रहे होंगे, जैसे कि वर्म लाइक बॉडी होती है तो उनमें नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट। नोटो कार्ड क्या है? नोटो कार्ड इज द सॉलिड रॉड लाइक structure which supports the body, जो बॉडी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सपोर्ट करता है। अब जिन एनिमल्स में नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। वर्ड निकला है कोडेटा से, कोडा मीन्स हो गया नोटो कार्ड। ठीक है, मैं लिखूंगा नोटो कार्ड प्रेजेंट, नोटो कार्ड प्रेजेंट उन एनिमल्स को हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स। अब जिनमें नोटो कार्ड एब्सेंट है, जिन एनिमल्स में नोटो कार्ड एब्सेंट है, क्या लिखा मैंने ये, नोटो कार्ड एब्सेंट है, तो नाम क्या देंगे उनको? नॉन कॉर्डेट्स। सिंपल सी बात है। अब मसला है एक्चुअल में ये नोटो कार्ड बनता है कैसे, कहाँ से बनता है, कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने एक टर्म बताई है, इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। कैसा है मैं बताऊंगा आपको। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, जब हम जर्म ईयर्स पढ़ रहे थे तो बच्चा डेवलप होने से पहले जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरोला बनता है, मोरोला से गैस्ट्रुला बनता है, तो गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है? जर्म लेयर्स बनते हैं। 3 लेयर्स बनते हैं सेल्स की। ठीक है, बनाएंगे। चलो, ये पहली लेयर थी सेल की, शाबाश। क्या नाम था इसका अगर आपको याद होगा? आउटर लेयर, ऊपर वाली लेयर, शाबाश। याद नहीं करते आप? एक्टोडर्म। सबसे नीचे वाली लेयर याद है? क्या बोलते हैं इसको? कुछ लोग बोलेंगे मेसोडर्म, नहीं, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है एंडोडर्म। फिर बीच में एक लेयर होती है, इन दोनों के बीच में सेल्स की लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, याद है? दैट इज द मेसोडर्म। अब मेसोडर्म के जो सेल्स होते हैं, यहां से कुछ सेल्स के पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपको बाया नोटो कार्ड बनाना है। ओ भैया आपको नोटो कार्ड बनाना है, तो वो सेल्स जो है वो एग्रीगेट होकर एक डंडी जैसी बनाती है ऐसे। ये सेल्स जो है, कुछ मेसोडर्म सेल्स जो है वो एग्रीगेट होके उनके पास सिग्नल होता है, उनके पास जीन्स होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ सेल्स आपको बनाना है, कुछ डंडी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। क्या है नोटोकॉर्ड? अब सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द बॉडी। और यही नोटोकॉर्ड जो है ये एक कॉर्डेटा के बॉडी को सपोर्ट करती है।
समझा के बेटा आपको? इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है द नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। मेसोडर्मल मीन्स ये कौन से लेयर से बनते हैं? मेसोडर्म के लेयर से। समझाया बेटा आपको? तो पॉइंट देखो, इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। समझाया बेटा आपको? आई होप, चलो आज का क्लास थोड़ा लंबा चला, मुझे लगा था ये 40 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन लगभग एटलीस्ट 1 आवर हो गया है। तो अब हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फिनिश हो गए, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, जितने भी बेसिस हमने पढ़े हैं, जितने भी यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं, हैबिटेट से लेकर नोटोकॉर्ड तक के, प्लीज़ उनको रिमेंबर रखो, रिमेंबर करो, याद करो, क्लियर, समझो अच्छे से। आपका 50% एनिमल किंगडम जो है वो होली एंड सोली डिपेंड है इन कैरेक्टर्स पे। मैं जब भी आगे जाके फाइलास पढ़ाऊंगा तो हर एक फाइलास में ये टर्म्स में टच करूंगा ही करूंगा, चाहे वो सीलूम होगा, चाहे वो सेगमेंटेशन होगा, चाहे वो नोटोकॉर्ड होगा, चाहे वो सर्कुलेशन होगा, चाहे वो बॉडी कैविटी होगी, चाहे वो ब्लाइंड सैक होगा, वो जो भी टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी वो सब के सब टर्म्स में टच करूँगा पूरे फाइलास के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, फाइला स्टार्ट करेंगे, तो हम आएंगे पहले फाइलम पोरिफेरा से, ठीक है। तो रिमेंबर करो, लेक्चर जितने भी मैंने किए अब तक की 4-5 लेक्चर्स एनिमल किंगडम के, उन सबको रिवाइज करके आना है, तब जाके अगली क्लास लगानी है। ओके, सो बाय, टेक केयर।